हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए पॉलिटी का एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर आर्टिकल के बारे में पूछ लिया जाता है। कई बार हम इन आर्टिकल से अवेयर नहीं होते हैं और एग्जाम में गलत क्वेश्चन, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है या फिर हम उसका आंसर गलत मार्क करके आते हैं। तो इसीलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम द यूनियन जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जो कि आर्टिकल 124 से लेके 147 हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, इन सभी आर्टिकल्स को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे सभी डाउट्स हमारी इस वीडियो में आज क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप पॉलिटी के किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। द सुप्रीम कोर्ट यूनियन जुडिशरी कहलाती है और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन हमें आर्टिकल 124 से लेकर 147 में मिलता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 124 क्या कहता है? एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट किस तरीके से होता है? देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया until parliament by law prescribe a larger number of not more than 7 other judges। यानी कि यहाँ पर ये प्रावधान है कि भारतीय संविधान के हिसाब से आर्टिकल 124 ये बताता है कि यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट भी होती है। सुप्रीम कोर्ट क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है। इंडिया का सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और पार्लियामेंट के नियमों के अनुसार यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ पर 7 से ज्यादा जजेस नहीं होने चाहिए। Every judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warranty under his hand and seal after consultation with such of the judges of the Supreme Court and of the High Court in the states as the President may deem necessary for the purpose and shall hold office until he attains the age of 65 years। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, हर जज को प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। बाकी जजेस की कंसल्टेशन पे या फिर हाई कोर्ट स्टेट के जजेस की कंसल्टेशन पे यहाँ पर इन्हें अपॉइंट किया जाता है। और ये बिल्कुल ज़रूरी है कि जो जज अपॉइंट किए जा रहे हैं वो 65 इयर्स उनकी एज होनी चाहिए। तो जो 65 इयर्स एज वाले होते हैं उन्हें ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट किया जाता है। Provided that in the case of appointment of a judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of India shall always be consulted, provided further that a judge may, by writing under his hand address to the President, resign his office। यानी कि बाकी सारे जजेस को उनके अपॉइंटमेंट के बाद यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए नहीं होते। जो जज है उन्हें यहाँ पर अगर वो रिजाइन करते हैं तो एक हैंड रिटन एड्रेस भेजना पड़ता है राष्ट्रपति को। A judge may be removed from his office in the manner provided in clause 4। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है उनके ऑफिस से, ये क्लॉज 4 बताता है। इसके भी कुछ अदर रूल्स हैं। The age of a judge of the Supreme Court shall be determined by such authority and in such manner as Parliament may by law provide। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो एज है वो यहाँ पर पार्लियामेंट के नियम अनुसार मानी जाती है। A person shall not be qualified for appointment as a judge of the Supreme Court unless he is a citizen of India। अगर कोई व्यक्ति इंडिया का सिटीजन नहीं है तो उसे सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर या नियुक्त नहीं किया जा सकता। Has been for at least 5 years the judge of the High Court or of the 2 or more such courts in succession। यानी कि कम से कम हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहे हो उन्हें ही यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति दी जाती है। Has been for at least 10 years
an advocate of a high court or of two or more such courts in succession. किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक ये एडवोकेट रहे हो या फिर 5 साल तक जज रहे हो, तभी इन्हें यहाँ पर नियुक्त किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर. इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट. यानी कि यहाँ पर क्लॉज दिया गया है. क्लॉज के लिए एक्सप्लेनेशन ये है कि हाई कोर्ट मीन्स अ हाई कोर्ट विच एक्सरसाइजेज और विच एट एनी टाइम बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन मेनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. यानी कि हाई कोर्ट एक नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट एक होती है. हाई कोर्ट इंडिया के टेरिटरियल पार्ट्स में डिफरेंट होती हैं. किन्हीं दो जगह की एक हाई कोर्ट भी होती है. इन कंप्यूटिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पीरियड ड्यूरिंग which a person has been an advocate, any period during which a person has held judicial office not inferior to that of a district judge after he become an advocate shall be included. यानी कि पहले वो जज नहीं हो सकते अगर वो एडवोकेट नहीं है. पहले उन्हें एज एन एडवोकेट वहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट में, इसके बाद ही वो वहां पर जज बन सकते हैं. A judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament. यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसे ही रिमूव नहीं किया जा सकता उनके ऑफिस से. यहाँ पर प्रेसिडेंट का ऑर्डर पहले पास होता है, इसके बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउस में इसे सपोर्ट मिलना चाहिए, मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए. मेजोरिटी मतलब जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की, उसमें मेजोरिटी होनी चाहिए. 2/3 मेजोरिटी से ये पास होना चाहिए, इसके बाद ही यहाँ पर इन्हें रिमूव किया जा सकता है. पार्लियामेंट में बाय लॉ regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigations and proof of the misbehavior or incapacity of a judge under clause 4. यानी कि जो क्लॉज 4 कहता है, अगर पार्लियामेंट के नियम अनुसार ये भी प्रावधान है कि अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस तरह का कोई प्रावधान नहीं निकलता है तो ये एज अ मिसबिहेवियर माना जाएगा जज के लिए. Every person appointed to be a judge of the Supreme Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President or some persons appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the third schedule. यानी कि कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट में अपने ऑफिस में एंटर हो इससे पहले उन्हें या प्रधानमंत्री या फिर जो भी कोई पर्सन अपॉइंट किया गया है ओथ और एफर्मेशन के लिए, उनके सामने यहाँ पर ओथ लेनी पड़ती है, जो जिसके बारे में भारत के संविधान का 3rd शेड्यूल बताता है. नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट ऑफ बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. यानी कि वो पर्सन जो कि किसी भी इंडिया की टेरिटरी में हाई कोर्ट में जज नहीं रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रह सकते. इसके बाद आता है, ये सब कुछ आर्टिकल 124 के बारे में था सिर्फ. अब आता है आर्टिकल 125 जो कि सैलरी के बारे में बताता है, जजेस की सैलरी के बारे में. There shall be paid to the judges of the Supreme Court such salary as may be determined by Parliament law. यानी कि यहाँ जो भी सैलरी दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ये सभी कुछ पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित किया गया है, उन्हीं के बिहाफ में ये प्रावधान बनाया गया है. और इन सैलरीज के बारे में 2nd शेड्यूल में डिस्क्रिप्शन मिलता है. Every judge shall be entitled to such privileges and allowance to such rights in respect of leave of absence and pension as may from time to time be determined by under law Parliament. यानी कि अगर वो इस पोस्ट से जब हट भी जाएंगे तभी भी उन्हें इनकी कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि पेंशन है और बाकी सब जो भी है वो यहाँ के जजेस को प्रोवाइड किया जाता है. इसके बारे में भी 2nd शेड्यूल ही बताता है. इसके बाद आता है आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस. यानी कि यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है. तो व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट और व्हेन द चीफ जस्टिस इज बाय रीजंस ऑफ एब्सेंस और अदरवाइज unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other judge of the court as the president may appoint for the purpose. यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. यानी कि यहाँ पे मेन जज कह लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है. किसी कारण से अगर उनकी पोजीशन खाली है,
किसी कारण से वो एब्सेंट है, किसी कारण से वो अपनी ड्यूटीज ऑफिस में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कोई परेशानी है, तो उस केस में यहाँ पर जो बाकी जजेस हैं कोर्ट के, उनमें से किसी एक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए, लेकिन वो परमानेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वापस अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं तो फिर उनको हटा दिया जाएगा, पर अगर वो प्रेजेंट नहीं है किसी कारणवश तो किसी भी एक जज को प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 127, अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। अब यहाँ पर एडहॉक जजेस जो होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, तो इफ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी अ quorum of the judges of the Supreme Court available to hold or continue any sessions of the court, the Chief Justice of India may, with the previous consent of the President and after the consultation with the Chief Justice of High Court concerned, request in writing the attendance at the sitting of the court as in ad hoc judges for such period as may be necessary of a judge of high court duly qualified for appointment as a judge of the supreme court to be designated by the chief justice of india। यानी कि अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी एब्सेंस में किसी भी तरह का कोई सेशन यहाँ पर नहीं होता। दूसरी बात, जब यहाँ पर सेशन होता है तो यहाँ पर जो एडहॉक जजेस हैं उनका भी प्रेजेंट होना, उनकी भी अटेंडेंस होना, सिटिंग होना कोर्ट में काफी ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द जज who has been so designated in priority to other duties of his office to attend the sitting of the Supreme Court at the time and for the period for which his attendance is required। यानी कि ये जो ड्यूटी है किसकी होती है, ये बाकी जजेस की ड्यूटी होती है कि यहाँ पर जो जजेस हैं उनको टाइम टू टाइम सेटिंग किस तरीके से, उनको किस समय उपलब्ध होना है, उनकी अटेंडेंस वहाँ कंपलसरी है, और यह इनका अपॉइंटमेंट भी किस तरीके से होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा होता है। दूसरी बात, हाई कोर्ट के जजेस भी इनके अपॉइंटमेंट में शामिल होते हैं। While so attending, he shall have the jurisdiction, power and privilege and shall discharge the duties of judges of the Supreme Court। जब यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रही होती तो इनके पास ये भी पावर होता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी भी नियुक्ति करते हैं और उन्हें अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। आर्टिकल 128, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनकी अटेंडेंस भी होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्या प्रावधान है 128 आर्टिकल बताता है। Notwithstanding anything in this chapter, the Chief Justice of India may at any time with the previous consent of the President request any person who has held the office of a judge of the Supreme Court of the Federal Court or who has held the office of a judge of a High Court and duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to sit and act as a judge of the Supreme Court, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowance as the President may by order determine and have all the jurisdiction, power and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be a judge of that court। यानी कि अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं पहले, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, या फिर हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, या फिर उन्हें अपॉइंट किया गया था एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, किसी भी केस में, तो अगर वो रिटायर भी हो चुके हैं तब भी अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट की आज्ञा पर, यानी कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर उन्हें परमिट किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में सिटिंग बैठने के लिए वो अनुमति अगर उन्हें राष्ट्रपति देते हैं तो वो ये अधिकार रखते हैं कि वो सिटिंग में बैठ सकते हैं। Provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person and aforesaid to sit and act as the judge of the Supreme Court unless he consents so to do। यानी कि लेकिन यहाँ पर क्लॉज है कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जा सकता तो उनकी आज्ञा के बिना यहाँ पर रिटायर्ड जजेस वहां पर सिटिंग में सुप्रीम कोर्ट की नहीं बैठ सकते। आर्टिकल 129, सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है, क्यों, ये आर्टिकल 129 बताता है। The Supreme Court shall be a court of record and shall have all the powers of such a court, including the powers of punish for contempt of itself। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है और इसके पास वो सारे अधिकार, वो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, सारे पावर्स होते हैं जिससे किसी को पनिश भी कर सकते हैं, कोई सजा भी अगर देनी होती है तो यहाँ पर वो
सुप्रीम कोर्ट के पास ही फाइनल डिसीजन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है कि अगर किसी को मृत्यु दंड दिया जाता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अगर मोहर लगा देती है तो लास्ट में वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जा सकता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन फाइनल होता है। लेकिन यहाँ पे मेनी ऑफ द केसेस में सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट डिसीजन, क्योंकि यहाँ ये सर्वोच्च न्यायालय है। इसके बाद कोई भी ऐसा न्यायालय नहीं है जहाँ पर ये केस ले जाया जा सके, इसीलिए इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है। आर्टिकल 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कितनी सीट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो द सुप्रीम कोर्ट शैल सिट इन दिल्ली और इन सच अदर प्लेस or places as the chief justice of India may with the approval of the president from time to time appoint। सुप्रीम कोर्ट की सीट्स के बारे में यहाँ बताया गया है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में है। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनके प्रेसिडेंट के अप्रूवल पे ये टाइम टू टाइम अपॉइंट होते रहते हैं। आर्टिकल 131 ओरिजिनल jurisdiction of the Supreme Court। Subject to the provision of this constitution, the Supreme Court shall to the exclusion of any other court have original jurisdiction in any dispute between the government of India and one or more state। यानी कि यहाँ पर एक प्रावधान बनाया गया है संविधान में कि सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो एकदम फाइनल होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर एक या एक से ज्यादा स्टेट के बीच में भी, between the government of India and any state of state one side and one or more sides between two or more states। या दो राज्य के बीच हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य के बीच हो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो, लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिनल jurisdiction है वो सुप्रीम कोर्ट का ही रहता है। तो ये आर्टिकल 131 संविधान का बताता है। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बाकी सारे आर्टिकल्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।